मेरे पास मान लो ये मार्कर है, मैं पता करना चाहता हूँ कि इसके पास कितना चार्ज होगा, या पॉजिटिव है नेगेटिव मुझे नहीं पता, मैं गोल्ड लीफ यूज करना चाहता हूँ। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये काम करना पड़ेगा इतना, और उसके बाद मैं इसके पास एक अननोन बॉडी लेकर आऊंगा, एक अननोन चार्ज बॉडी लेकर आऊंगा। अब समझना, देखने को क्या मिलता है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो है ये निगेटिव है। अगर मैं ये मान लूं, एक मिनट को ये बात मान लूं कि ये निगेटिव, दो क्या हो, अगर ये निगेटिव है तो यहां पर जो डेवलप होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर यहां पर पॉजिटिव आया है तो यहां पर जो और डेवलप होगा वो नेगेटिव होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस नोन ने यहां पर भेजा था पॉजिटिव, और अगर मान लीजिए लेट इट बी कि तुम्हें ये भी पता ही है, तो इस नेगेटिव ने यहां पर भेजा नेगेटिव, तो इसके आते ही जो ये एक्सपैंड करा था ये दोबारा श्रिंक करना शुरू हो जाएगा। 2 मिनट के लिए बस बात ये मान लो कि सपोज दोनों नोन है, तुम पहले पॉजिटिव लाए एक्सपैंड कर गया, फिर जब नेगेटिव लाए तो कोलैप्स करना शुरू हो गया। इसका मतलब क्या है कि इफ ऑन ब्रिंगिंग अननोन चार्ज, बात समझना, कहने का मतलब क्या है कि मान लो अगर ये बात तुम्हें नहीं पता होती, तुम्हें ये बात नहीं पता होती कि ये नेगेटिव है, पर तुम देखते कि मेरे चार्ज लाने पे ये श्रिंक करने लगा, तो क्या मैं ये बात कह सकता था कि ये दोनों अपोजिट होंगे। बात समझो, इस पॉजिटिव ने यहां पर पॉजिटिव भेजा, इस नेगेटिव ने यहां पर नेगेटिव भेजा, तो कहने का मतलब क्या है, जितना इसने एक्सपैंड करा था उस एक्सपेंशन को ये नेगेटिव घटाना चाहेगा। तो अगर किसी अननोन के लाने पर जो लीव्स का एक्सपेंशन है वो घटना शुरू हो जाए, मतलब अननोन का चार्ज पहले के प्रेजेंट चार्ज से अपोजिट है, और अगर अननोन के लाने पर एक्सपेंशन और बढ़ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्ज कैसे हैं, सेम। भाई मान लो अगर ये पॉजिटिव होता, इस पॉजिटिव ने यहाँ पॉजिटिव भेजा, और अगर ये भी पॉजिटिव हो जाए तो ये भी यहाँ क्या भेजेगा, पॉजिटिव ही भेजेगा। ऐसा करने पे क्या होगा, फर्दर एक्सपेंशन होगा। तुम क्या बोलते हैं, इफ ऑन ब्रिंगिंग अ अननोन चार्ज leaf further expands, then both charges are same। ठीक है ना। दूसरा, अगर लीफ shrinks then both charges are opposite। तो दोनों चार्ज कैसे होंगे, ऑपोजिट होंगे। ये चीज मेनली होती है, समझ में आई ये बात। अब देखो, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्कोप, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की वर्किंग, कैसे काम करता है। पर हमारे पास इसके दो स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल कंडीशन ऑफ GLE, अक्सर आपको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप GLE लिखा हुआ भी मिल सकता है। अब देखो क्या करते हैं। पहला है, इसमें जो मेन केस है वो ये है, एक्सपोजर टू एक्सरे। एक्सपोजर टू एक्सरे, देखो क्या हुआ। कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसा सवाल आते हैं कि हमने गोल्ड लीफ को एक्सरे एक्सपोज कर दी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप रखा हुआ था, उसमें एक्सरे भेज दी, तो एक्सरे भेजने पर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले समझना है कि एक्सरे क्या है। एक्सरे के बारे में भाई आगे तो ये हमारा 12th का एक पोर्शन, एक चैप्टर का छोटा सा हिस्सा है ये।
लेकिन फिलहाल के लिए एक्सरे के बारे में समझते हैं। तो एक्सरे हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सट्रीमली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपको याद होगा ना, आप लोग एक्सरे कराने जाते हैं, यहाँ पे घर में भी बड़ा होगा जो एक्सरे कराने जाया करता होगा, जब कराने गए होंगे। तो एक्सरे में क्या है कि हमारी बॉडी पर एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एक्सपोज करा जाता है, भेजा जाता है। और आपने ये नोटिस करा होगा, अगर आपने कभी कराया हो, तो जब एक्सरे हमारी बॉडी पर भेजी जाती है तो ऐसा नहीं होता कि वो बहुत लंबे वक्त के लिए एक्सपोज कर दिया गया, कि तुम गए मशीन पर लेटे और बहुत देर तक तुम्हारी बॉडी पर एक्सरे आ रही है, ऐसा नहीं करता। एक छोटा सा फ्लैश तुम्हारी बॉडी पर गिराया जाता है एक्सरे का, उतने में ही हमारा जो भी स्ट्रक्चर है वो वहां पे दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मेन बात समझनी है कि भाई एक्सरे क्यों, एक फ्लैश ही क्यों, बहुत देर तक, जैसे हम मानो धूप में खड़े हो जाते हैं, ऐसे एक्सरे के सामने क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्योंकि एक्सरे एक एक्सट्रीमली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सट्रीमली हाई। और ये जहां पर जाएगी ये वहां पर आयनाइजेशन परफॉर्म कर सकती है। और अगर हमारी बॉडी को बहुत लॉन्ग टाइम तक इसमें एक्सपोज कर दिया जाए तो ये कैंसर कॉजिंग हो सकता है। इस वजह से हमारे पास एक सिर्फ एक फ्लैश कहीं पर गिरता है, वरना एक्सरे क्या है, एक एक्सट्रीमली हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो भाई अगर मेरे पास एक्सपोजर टू एक्सरे करा जाए, और इसमें पहला पार्ट होता है हम जहां पे कहते हैं इवैक्यूएटेड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब समझिएगा, मेरे पास एक इलेक्ट्रोस्कोप था, और इसमें हमने एक्सरे को भेज दिया। इसमें हमने एक्सरे को भेज दिया और इवैक्यूएट मतलब यहां पर क्या है, यहां पर वैक्यूम है। अब देखो क्या होगा, एक्सरे का काम क्या है, जो इनके रास्ते में आएगा उसको आयनाइज कर देना, हाई एनर्जी है। जब ये इस तरीके से आगे गया तो यहां पर रास्ते में क्या आया, गोल्ड लीफ आई या गोल्ड आया। और यहां पर एक्सरे अपनी हाई एनर्जी की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कर सकता है ऑन सरफेस ऑफ गोल्ड। तो क्या होता है, बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ऑफ एक्सरे, X-ray performs photoelectric effect on surface of gold। अब देखो क्या होगा, अगर सरफेस ऑफ गोल्ड पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया गया तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकल गए। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो क्या होगा, यहां पर धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया तो क्या बोल सकते हैं, गोल्ड विल बिकम पॉजिटिव चार्ज एंड it will finally expand। क्या होगा, फाइनली एक्सपैंड कर जाएगा। ये होता है एक्सपोजर टू एक्सरे, एक इवैक्यूएटेड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का। अब देखो दूसरा पार्ट है हमारे पास जो है एयर फिल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप।
अगर हमारे पास जो GLE है ये एयर फिल्ड है और आप फिर दोबारा इसमें एक्सरे को एक्सपोज कर दो, आप यहां पे दोबारा एक्सरे को एक्सपोज कर दो। अब देखो क्या होगा, जब आप यहां पे एक्सरे को भेजेंगे, जब आप यहां पे एक्सरे को भेजेंगे तो अब यहां पे एयर है, गोल्ड आने से पहले यहां पर एयर है। और अब यहां पे क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यहां पे कोई चार्ज पहले से दे रहे हो। मान लो एक्सरे ना अब दोनों काम कर रहा है, यहां पे कर रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और यहां पे कर रहा है आयनाइजेशन। तो यहां पे होता क्या है, आप ये कह सकते हैं कि एक्सरे जहां पर जाएगा आयंस बनाएगा। तो अगर ये गोल्ड के सरफेस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट परफॉर्म कर सकता है, पर साथ ही साथ ये वहां पर फिल्ड एयर के मॉलिक्यूल्स को O2, H2, N2 इन सब मॉलिक्यूल्स को भी आयंस में ब्रेक कर सकता है। अब देखो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज था बाय एनी रीजन, तुमने दिया था या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आया, तो क्या होगा, एक्सरे विल आयनाइज एयर into negative and positive ion and charge on gold leaf will start attracting opposite charge from air। क्या होगा भाई, आपने जब इसको इस तरीके से किया तो अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो पॉजिटिव चार्ज अब यहां पे क्या हुआ, मान लो ये ऑक्सीजन थी, ऑक्सीजन ब्रेक हो गई O- O+, तो ये पॉजिटिव इसको तो रिपेल कर देगा पर इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। मान लो नाइट्रोजन थी N-N+, इसको तो रिपेल कर दिया, इसको अट्रैक्ट कर लिया। बात समझ में आ रही है? तो इस वजह से क्या होता है कि स्लोली या आप कह सकते हो अल्टीमेटली ये हमारे पास न्यूट्रल ही रहता है। तो कह सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस गोल्ड लीफ रिमेन न्यूट्रल एंड अल्टीमेटली कोलैप्स, और वो अल्टीमेटली कोलैप्स कर जाता है। ये हमें थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, बट पूछा गया है, नीट ने भी पूछा है, तो इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर। ठीक है भाई, तो हमें आने चाहिए। अब देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है, हमने चार्ज पढ़ा, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, चार्ज कैसे डेवलप होगा और चार्ज को कैसे पहचान सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसी बॉडी में चार्ज किस तरीके से रखा हुआ होता है, ठीक है ना, या आप कह सकते हो अब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज। डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटीज। आपको याद होगा हमने 11th के टॉपिक्स में मास डेंसिटीज को पढ़ा है। हमने 11th के टॉपिक में मास डेंसिटीज को पढ़ा है कि भाई लीनियर मास है, सरफेस मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी। उसी तरीके से भाई मुझे कहीं पर चार्ज देना है, चार्ज रखना है, तो मैं उस चार्ज को एक लाइन के अबाउट रख सकता हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी।
चार्ज पर यूनिट लेंथ, मैं किसी चार्ज को एरिया के अबाउट रख सकता हूँ, एरियल चार्ज डेंसिटी, मैं किसी को पूरी बॉडी में रख सकता हूँ, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास सबसे पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। बात समझ में आ रही है? इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। अब देखो ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब देखिए ये जो लैम्डा है इसको तुम Q बाई एल भी लिख सकते हो और इसको आप dQ बाय dL भी। मतलब ये कब, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये कब, जब नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन है डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? हमारे पास जो दूसरा टाइप है उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बातें सेम है, इसको भी शो करते हैं सिग्मा से। ये हमारे पास क्या है, इट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, और इसको भी हम लिखते हैं सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाई ए, या फिर सिग्मा इज इक्वल्स टू dQ बाय डी। ये कब, जब ये यूनिफॉर्म है, और ये कब, जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी मैं सब पर एक एक सवाल कराऊंगा, हर एक केस पे यहाँ पे तुम्हें एक सवाल करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसको देखते हैं कि चार्ज को रखने का तरीका। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैं तुम्हें सारा का सारा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में शीट वेरी कर गई, जो मेरे पास है और जो तुम्हारे पास है, इसका मैं तुम्हें सारा डाउट वीडियो के फॉर्म में ही अपलोड करके दूंगा। उम्मीद है आज से ही शुरू कर दूंगा मैं, एक आध टर्न के बाद से तुम्हारा कंटेंट ठीक ठाक हो जाएगा, तो उसके बाद से तुम्हें सारे क्वेश्चंस का मैं तुम्हें वीडियो सॉल्यूशन दूंगा। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं रो से। अब देखो वही सेम है सब कुछ, कोई सिंबल नहीं बदला, बस जहां पे पहले मास था वहां पे क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो ये क्या है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखिए जो रो है इसको हम लिख सकते हैं Q अपॉन V। कब, जब हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है। और इसी रो को लिख सकते हैं dQ अपॉन dV, जब हमने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करा है। बात समझ में आ रही है? जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा Q अपॉन V, नॉन यूनिफॉर्म होगा dQ अपॉन डी। सब पर एक एक सवाल करेंगे, हमें इस पर कमांड आ जाएगा क्या करना है। ठीक है ना? अब देखो क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चार्ज डेंसिटीज। देखिए अब सिंपल सवाल आएगा, मेरे पास एक साइड A का क्यूब है और इस पर हमने एक रॉड को रखा है यूं ट्राइगोनली। ठीक है ना? और इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा।
फाइंड टोटल चार्ज इनसाइड क्यूब। बताओ भाई, टोटल चार्ज इनसाइड क्यूब क्या होना चाहिए? क्या लग रहा है? आपने एक लीनियर बॉडी, एक लीनियर रॉड है जो क्यूब के अंदर रखी हुई है इस तरीके से कि हमारे पास ये ऐसे, और ये आपसे पूछ रहे हैं कि अब तुम मुझे बता दो इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। देखो कुछ नहीं बोल रहा है, यूनिफॉर्म। तो हमें पता है कि जो लैम्डा होता है ये होता है क्यू बाई एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा इंटू एल। तो लैम्डा इंटू, और अब ये 9/10 है सिंपल। क्यूब के ट्राइगोनल की लेंथ कितनी होती है? √3a, तो √3 लैम्डा। आया समझ में भाई? सिंपल क्वेश्चन है ये एकदम। इस तरीके से हमें करना आना चाहिए, इस तरीके से हमें करना आना चाहिए। समझ में आ रही है बात? एक और सवाल देखो इसी यूनिफॉर्म वाले केस पे। आपके पास एक आर्क है ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और रेडियस है इसका आर। सवाल आएगा अगर यहां का एंगल 60 डिग्री है, फाइंड चार्ज ऑन आर्क। आप मुझे आर्क पर चार्ज बताओ, क्या करेंगे बताओ? फिर से वही वाली बात, फिर सर कुछ नहीं बोला है तो यूनिफॉर्म मानेंगे। लैम्डा होता है क्यू बाय एल, तो आपके पास क्यू हो गया लैम्डा इंटू एल। समझ में आ रही बात? ये देख लो भाई, सिंपल है। अभी मैं बहुत सिंपल न्यूमेरिकल करा रहा हूं, मैंने कोई कैलकुलस इस्तेमाल नहीं करी। लैम्डा होता है क्यू बाय एल, तो क्यू कितना हो गया? लैम्डा इंटू एल। अब यहाँ पर तो लेंथ डायरेक्टली निकल आई थी, √3 है, याद करा हुआ है तुमने। अब लेंथ चाहिए है, कैसे निकालोगे? देखो तुम्हें पता है कि थीटा होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। थीटा कितना है? 60 डिग्री, मतलब π/3। तो π/3 इज इक्वल्स टू L अपॉन आर। ये तो होगा भाई, π/3 इज इक्वल्स टू L अपॉन आर। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 2 πr/3। चार्ज कितना हो गया? लैम्डा πr/। समझ में आया? सिंपल न्यूमेरिकल इस तरीके से चार्ज बेस्ड मिल सकता है। अदरवाइज आगे चल के जब हम लोग और जगह पे गॉस लॉ या इसके और आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरीके से चार्ज इनसाइड किसी जगह पे निकालना पड़ता है। तो ये सारे कंसेप्ट आगे चल के और काम आएंगे, ठीक है ना? एक और सवाल देखिए। अब एक सवाल नॉन यूनिफॉर्म पे ट्राई कर लेते हैं, बहुत आसान। फाइंड टोटल चार्ज ऑन अ बार ऑफ लेंथ L। फाइंड टोटल चार्ज ऑन अ बार ऑफ लेंथ L if linear charge density is lambda is equals to lambda naught x, where x is length of rod। ठीक है ना? अब देखो फिर से, कंप्लीट लेंथ कितनी है? L, और जो लैम्डा है वो लैम्डा नॉट x इस तरीके से वेरी कर रहा है। मैंने क्या बताया? वेरिएबल होगा तो फॉर्मूला लिखोगे dq बाय dl, या यहां पे कह सकते हो dq बाय dx। बात तो बराबर है, dl क्या लेंथ तो रखनी है, इस तरीके से रखना है।
तो आपके पास dq आया, लैम्डा dx इंटीग्रेट कर दो, तो q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट x dx, तो q इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट x स्क्वायर बाय 2। अब ये तो जनरल लेंथ है, पूरी लेंथ कितनी है 0 से n, तो आपके पास q आ गया लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, लैम्डा नॉट l स्क्वायर बाय 2, ये हमारे पास है वहां पर प्रेजेंट टोटल चार्ज। समझ में आई बात? इस तरीके के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक और सवाल देखो, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे पास एक आर्क है, ठीक है ना, रेडियस आर का, सपोज ये है एंगल थीटा, और यहां पे मैंने चार्ज रखा हुआ है वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, जहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है लैम्डा नॉट साइन थीटा। ये आपसे कह रहे हैं फाइंड टोटल चार्ज, बताओ भाई। आसान सवाल है, आसान सवाल नहीं है, अच्छा सवाल है ये। आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। देखो कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ध्यान से देखो तो मुझे पता है कि भाई वेरिएबल है, और अगर देखो तुम्हारे दो पेन लेकर आया हूँ, ग्रीन और ब्लू, जबरदस्त, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल, तो वेरिएबल में क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एल लिख देते हैं जो होता है। तो आप लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एल। पर एक प्रॉब्लम है, जब हमने इंटीग्रेट करना शुरू करा तो ये तो हो गया Q, और यहां पे आया लैम्डा नॉट साइन थीटा डी एल। और यही तो दिक्कत है मेन, कि भाई यहां पर वेरी कर रहा है एंगल के हिसाब से, जो लैम्डा चेंज कर रहा है वो कर रहा है एंगल के हिसाब से, और मुझे जिस टर्म में इंटीग्रेट करना है, वो है डीएल, वेरी कर रहा है थीटा के हिसाब से। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, कुछ चेंज करेंगे। तो कैसे, अगर मैं यहां पर, ये मैंने तुम्हें साफ साफ दिखाई नहीं इसलिए इतना बड़ा माना है, बहुत छोटा सा एंगल मानू डी थीटा, तो रेडियस तो आ ही रहेगी, और उसके हिसाब से यहां पर एक छोटी सी आर्क लेंथ मिलेगी dl। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दैट डी थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो यहां से मैंने dl को निकाल लिया आर डी थीटा। देखो बात समझो, साइन थीटा को dl के साथ इंटीग्रेट करना है, दोनों चीजें अलग अलग टाइप की हैं, ऐसा इंटीग्रल पॉसिबल नहीं है, दोनों को सेम टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बहुत बार ये बात सिखाई है क्लास में, ठीक है ना। तो इसीलिए अब अगर हमने ये काम करके dl को एंगल के टर्म में लिख लिया, तो अब तुम इसे फिर से लिख सकते हो, q इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट साइन थीटा आर डी थीटा का इंटीग्रल। साइन का इंटीग्रल क्या होता है भाई, साइन का क्या होता है माइनस कॉस। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास कितना हो गया, q इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर माइनस कॉस थीटा। अब बात आती है लिमिट की, बिकॉज एंगल कर रहा है वेरी, कहां से कहां तक, 0 डिग्री से 180, तो फ्रॉम 0 टू 180। तो देखो कितना हो गया, माइनस लैम्डा नॉट आर कॉस 180 माइनस कॉस 0। अब देखो ये क्या है,
ये होगा -1 और ये होगा 1, ये कितना हो गया -2, तो ये आ गया 2 लैम्डा नॉट। आई बात समझ में? अच्छा सवाल है। कहने का मतलब इसमें चेंज क्या था? इसमें चेंज सिर्फ ये था कि भाई ये थीटा है और ये डी है, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकते, तो क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, एडिशनल मैथ्स वालों, शायद तुमने पढ़ा होगा ये। एक और सवाल देखो, सेम पैटर्न का, अच्छा सवाल। मेरे पास फिर से एक रेडियस आर्क का आर्क है और जो चार्ज दिया है वो दिया है लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपसे पूछ रहा है टोटल चार्ज बताओ। आपसे कह रहा है कि आप मुझे यहां पर टोटल चार्ज बताइए। ठीक है ना? आप मुझे यहां पे टोटल चार्ज बताइए। अब देखो, कहने का मतलब यहां पे क्या है कि फिर से मुझे पता है कि भाई एंगल पे डिपेंडेंट है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है, फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी एक्स। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट, सॉरी, डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो आप लिख कर दोगे क्यू इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स। भाई तकलीफ फिर से वही वाली आ गई कि मेरा जो चीज वेरी कर रही है वो डिपेंड कर रहा है एंगल के ऊपर। इंटीग्रेट करना है लेंथ के साथ, इंटीग्रेट करना है लेंथ के साथ। ऐसा इंटीग्रल करने के लिए मुझे फिर से सेम काम करना पड़ेगा। यहां पर एक डीएल का आर्क मान लिया डी थीटा के एंगल पर, तो मेरे पास डी थीटा इज इक्वल्स टू डीएल बाय आर, तो आप कह देंगे dl इज इक्वल्स टू आर डी थीटा। ठीक है ना? तो q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर थीटा आर डी थीटा, या फिर लैम्डा नॉट आर इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखो नॉर्मली हमारे सिलेबस में या नॉर्मली नीट तक के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो बहुत रेयर तुम्हें कहीं साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करने को मिलता है। करके देख लेते हैं। साइन क्यूब, साइन स्क्वायर, इन सब के डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं होते, थीटा के साथ भी डायरेक्टली नहीं होता है। इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना होता है। तुम्हें याद होगा हमने ये फॉर्मूले पढ़े हुए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने आपको 11th में एडिशनल मैथ्स में पढ़ाया था, नहीं याद है तो यहां से लिखो। तो भाई आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। रख दें यहाँ पे। जब तुम यहां पे इसको रखोगे तो क्या लिखोगे, Q इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर बाई 2। ठीक है ना? लैम्डा नॉट आर बाय 2, और यहां पर आ गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा। समझ में आई बात? 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखिए, इसको मुझे इंटीग्रेट करना है डी थीटा के साथ। क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो Q इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट आर बाई 2 डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। आपके पास जो कॉस 2 थीटा है वो जाएगा साइन में। ठीक है ना? आपके पास, या चाहो
लिख लेते चलो। तो आपका ऐसे कितना हो गया, तो इसको लिमिट, तो Q इज इक्वल्स टू लेमडा नॉट R बाई 2, एक आ गया सिंपली थीटा, लिमिट रख देंगे अभी 0 से पाई तक, माइनस लेमडा नॉट R बाई 2 साइन 2 थीटा। याद करो इंटीग्रल क्या था, कॉस जाएगा साइन में और कांस्टेंट आ जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइडेड बाई 2। और जब तुम लिमिट रखोगे यहां पर 0 से पाई, तो देखो साइन 0 भी 0 है, समझना, 0 से पाई, साइन 0 इज 0, और साइन 360 वो भी तो 0 हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाला टर्म ओवरऑल आ जाता है 0 और चार्ज होगा लेमडा नॉट R पाई बाई 2। ये है इस आर्क के ऊपर चार्ज। तो इस टाइप के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे मेरा जो वो है, मुझे लगता है कि आपके सिलेबस में यहाँ तक की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्वेश्चन है जो हमसे पूछा जाएगा, मेनली नीट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जो हमसे पूछा जाएगा इस टाइप की क्वेश्चन में। तो ये थोड़ा सा रेयर है, ठीक है ना, वरना ये आपको और भी जगहों पे अप्लाई करने को मिल सकता है।